मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ठंडी दिल वाली सीईओ को अगवा कर लिया और उसे एक सस्ते कुत्ते की चेन से बिस्तर से बांध दिया। मुझे लगा कि इस बार तो जेल ही जाना पड़ेगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि मार्शल आर्ट्स की एक्सपर्ट होने के बावजूद वो भागने की कोशिश भी नहीं करेगी, बल्कि उल्टा मुझे ही दबा लेगी। लियू किवानो पर 3 साल से गुप्त क्रश था मेरा। आखिरकार मैंने अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाया और उसे अगवा करके अपने घर ले आया। मैंने उसके टखने में एक चांदी की चेन डाली और कहा कि वो जीवन भर मुझसे दूर नहीं जा सकती। पहले महीने में उसका रवैया बिल्कुल अड़ियल था। वो किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं थी। बार बार मुझे चेतावनी देती रही कि उसे छोड़ दूं। दूसरे महीने में उसका स्वभाव धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। उसने चुपचाप हमारे साथ रहने के इस तरीके को स्वीकार कर लिया। तीसरे महीने तक तो वो और भी आगे बढ़ गई। वो मुझसे पूछताछ करने लगी कि मैं आज 2 मिनट देर से क्यों आया, क्या किसी और औरत के साथ मस्ती कर रहा था। उस औरत को देखकर जो सामने चेन के साथ खेल रही थी और जिसकी आंखों के कोने लाल हो रहे थे, मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया। असली यान्डेरे कौन है यहाँ? तुम आज फिर से 2 मिनट देर से आए। लियू किवानो बिस्तर पर बैठी मुझे बर्फीली नजरों से घूर रही थी। याई दुरियन, तुम्हारी कंपनी शाम 6 बजे छूटती है। ट्रैफिक के साथ भी पूरा रास्ता बस 20 मिनट का है। तुम लगातार 3 दिन से 2 मिनट देर से आ रहे हो। वाह, किसी ने तो स्टॉप वॉच पकड़ रखी है। लगता है स्टॉकहोम सिंड्रोम के साथ कर्फ्यू भी आता है। क्या तुम किसी और औरत के साथ घूम रहे थे? उसने हल्की सी हंसी मारी। उसके होंठों के कोने एक खतरनाक मोड़ पर मुड़ गए। मुझे मत बताना कि मुझे जल्द ही एक रूममेट मिलने वाला है। मैंने गट्टी निकली। उस महिला को घबराहट से देख रहा था जिसकी उंगलियां चांदी की चेन से खेल रही थीं। लियू किवानो ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की लालिमा और एक मुस्कान थी जिसमें एक ठंडी चमक थी। क्या तुम भूल गए कि मैंने कल तुमसे क्या कहा था? 1 मिनट देर से आने का मतलब है अपनी सजा भुगतना। उसने चांदी की चेन उठाई और मेरे टखने में लपेट दी। शायद मेरी तुलना में तुम इस चेन के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। मेरे चेहरे पर घबराहट फैल गई। मैंने कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सीधे मेरा मुंह ढक लिया। मैं बस अपने बिखरते दिमाग में चीख सकता था, आखिर असली यान्डेरे कौन है यहाँ? वो 2 महीने पहले तक एक दुर्गम फूल की तरह थी। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पागलपन भरी हरकत की। मैंने अपनी बॉस लियू युकिवाना को खुद बंद कर लिया। इसी महीने का कर्मचारी हूं मैं। रिमोट वर्क को एक नए लेवल पर ले गया। ये मेरे यूनिवर्सिटी में लियू युकिवाना पर क्रश करने का तीसरा साल था। वो मेरी सीनियर थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत मुश्किलों से और जान पहचान के सहारे उनकी कंपनी में नौकरी पाई। शुरू में मैं बस उनके करीब रहना चाहता था, दूर से उन्हें देखकर संतुष्ट था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे पसंद करेंगी, लेकिन जितना समय हम साथ बिताते गए उतनी ही मेरी उन्हें पाने की इच्छा बढ़ती गई। तो मैंने उन्हें अपनी भावनाएं बताने का फैसला किया। किस्मत देखो, जिस दिन मैंने कबूल करने का सोचा उसी दिन मैंने उन्हें एक आदमी के साथ घनिष्ठता से बात करते देखा। दूसरा आदमी तो गुलाबों का विशाल गुलदस्ता लिए हुए था। मेरी योजना शुरू होने से पहले ही मर गई। मेरे सिर में एकाएक गुस्सा चढ़ाया। एक अजीब विचार मेरे दिमाग में आया, मैं उन्हें अगवा करके घर ले जाऊंगा। इसलिए बीमार होने का बहाना करके मैंने उनसे कहा कि वो मुझे घर छोड़ दें। फिर ऊपर पीने के बहाने मैंने उन्हें अपने अपार्टमेंट में बुलाया और सिर्फ एक बोतल बियर से उन्हें नशे में धुत कर दिया। वैसे लियू युकिवाना की शराब सहने की क्षमता वाकई बहुत खराब थी। मैंने कभी किसी उत्तर भारतीय को इतनी कम शराब सहने वाला नहीं देखा। एक बोतल बियर उसने पी या बस ढक्कन सूंघा। उनके गहरी नींद में होने का फायदा उठाकर मैं उन्हें बेडरूम में ले गया और एक नई खरीदी गई चांदी की चेन से बिस्तर से जकड़ दिया। ये सब करने के बाद मैं मुश्किल में पड़ गया। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज थे, लेकिन वो अभी भी नशे में बेहोश थीं। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता था। मुझे बस उनके जागने का इंतजार करना था। 1 घंटे बाद लियू युकिवाना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने टखने पर चेन देखकर उन्होंने भौहें चढ़ाईं और कहा, अरे दुरियन, क्या तू मुझे कैद कर रहा है? उनकी गहरी नजरों का सामना करते ही मेरी सारी हिम्मत गायब हो गई। मेरी पीठ पर ठंडे पसीने की कई परतें जम गईं। मैंने दांत कसकर कड़े शब्द कहे, इस जीवन में मुझसे दूर जाने का सपना मत देखना। ये चेन टाइटेनियम मिश्र धातु की बनी है। तुम्हें छोड़ो, एक हाथी भी इसे नहीं तोड़ सकता। लियू किवानो ने मुझे एक अजीब नजर से देखा और सीधे सवाल किया, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मेरे गाल एकदम से गर्म हो गए और मेरी बोली लड़खड़ाने लगी। वो सही है। मैं तुम्हें 3 साल से पसंद करता हूं। हाँ, अगवा करना भावनात्मक रूप से अस्थिर लोगों की सार्वभौमिक भाषा है। मैं तुम्हें दूसरे आदमियों के साथ सोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस यहीं रहो और अच्छे से रहो। यान्डेरे उपन्यासों की लाइनों की नकल करते हुए मैंने कहा, तुम सिर्फ मुझे देख सकती हो और अपने दिल में सिर्फ मेरे बारे में सोच सकती हो। तुम्हारा पूरा अस्तित्व पूरी तरह से मेरा होना चाहिए। लियू किवानो ने मुझे बर्फीले अंदाज में घूरा और सीधे मना कर दिया, नामुमकिन। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि मुझे अभी छोड़ दो। मैं कभी झुकने वाली नहीं हूं। मैंने कुछ और धमकी भरे शब्द कहे और फिर बेडरूम से बाहर भाग गया। सच कहूं तो ये शब्द मुंह से निकलते ही मुझे पछतावा हुआ। इसके अलावा लियू किवानो कोई आम इंसान नहीं थी। हालांकि वो आम दिनों में ठंडी और उदासीन दिखती थीं, लेकिन लोग कहते थे कि उन्होंने ताइक्वांडो और ब्राजीलियन जिu-जित्सु सीखा था। मैंने एक बार उन्हें छेड़छाड़ का सामना करते देखा था और उन्होंने उस आदमी को एक ही चाल में नीचे गिरा दिया था। मेरी वो पतली चेन बिल्कुल भी टाइटेनियम मिश्र धातु की नहीं थी। वो तो बस एक सस्ती कुत्ते की चेन थी जो मैंने यूं ही खरीद ली थी। वो उसे जरा सा जोर लगाकर तोड़ सकती थी। एक सस्ती कुत्ते की चेन के खिलाफ बीजेजे की एक्सपर्ट, ये गणित बिल्कुल भी मेल नहीं खाता दोस्त। ये सोचकर मुझे चिंता हुई कि कहीं वो मुझे जमकर पिटाई न कर दें, लेकिन मैं सच में उनके शरीर का दीवाना था। दांत पीसकर मैंने सोचा
चपरासी के फूल के नीचे मरना, भूत बनकर भी रोमांटिक होना। मैं इस यानडेरे रोल को अंत तक निभाने के लिए दृढ़ था। पहले महीने में लियू किवानो वाकई अपनी बातों पर कायम रही, मौत को प्रेम से बेहतर मानना। हर बार जब मैं बेडरूम में जाता, वो मुझे बर्फीली नजरों से देखती। जब भी मैं करीब जाने की कोशिश करता, उनकी चुभती नजर मुझे डरा देती। कई बार मैं रात में चुपके से बेडरूम में घुसा, लेकिन जैसे ही मैं हिलता, उन्हें पता चल जाता। चांदनी उनकी आंखों में झलकती, उन्हें एक चमकदार लेकिन डरावनी आभा देती। मैं डर कर उछल पड़ता और फिर कभी उस हरकत की कोशिश नहीं करता। अजीब बात यह थी कि उन्होंने कभी भागने की कोशिश नहीं की, मानो सच में मेरे झूठ पर विश्वास कर लिया हो। वो छोटी सी चेन उन्हें एक छोटी सी लकड़ी की खूंटी की तरह बांधे हुए थी, जो एक हाथी को बांधती है। इसने उन्हें उसी जगह पर कैद कर दिया था। सौभाग्य से चेन इतनी लंबी थी कि वो कमरे में लगे बाथरूम तक पहुंच सकती थी, इसलिए उनकी दैनिक जरूरतों में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर जोर जबरदस्ती से काम नहीं बनता तो नरमी से आजमाते हैं। हर दिन मैं उनके कमरे में जाकर उन पर अपनी छुपी भावनाओं के बारे में बकवास करता, लेकिन वो पूरी तरह चुप रहती। जब भी मैं कहता कि मैं उन्हें कितना पसंद करता हूं, वो अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेती, गहरी नाराजगी दिखाती। महीने के अंत तक मेरा दिमाग धीरे धीरे पीछे हटने लगा। आखिरकार ये समझ गया कि जबरदस्ती का तरबूज कभी मीठा नहीं होता। हाँ, अगवा करने वाले की नैतिकता पर क्लासिक पल, जब वो सहमति वाले तरबूजों के बारे में सोचने लगता है। मैं बस चुपचाप उन्हें ऐसे ही देख सकता था, उनके साथ कुछ नहीं कर सकता था। मैंने सही समय आने पर उन्हें भेजने का फैसला किया। मुझे अपने दिल में अच्छी तरह पता था कि लियू युकिवाना जैसा शानदार इंसान स्वाभाविक रूप से मेरे जैसे आम आदमी से अलग दुनिया का था। लियू किवानो से प्यार हो जाना बहुत आसान काम था। मुझे अब भी याद है जब मैंने पहली बार आर्ट्स क्लब में शामिल होकर गाला में प्रदर्शन की तैयारी की थी। मैंने एक लड़की के साथ पियानो और वायलिन बजाने की जोड़ी बनाई थी। पता चला कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड को जलन हो गई और उसने उसे परफॉर्मेंस छोड़ने के लिए ब्रेकअप की धमकी दी, जिससे आखिरी समय पर मेरा साथी छूट गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी लियू किवानो, जो वहां से गुजर रही थी, ने मेरी मुश्किल हालत देखी, सक्रिय रूप से वायलिन उठाया और कहा, बजाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वो प्रदर्शन अविश्वसनीय रूप से सफल रहा। जब आखिरी नोट बजा तो पूरा हॉल उत्साही तालियों से गूंज उठा। बाद में मुझे पता चला कि वो आर्ट्स क्लब की सदस्य भी नहीं थीं, बल्कि छात्र संघ की अध्यक्ष थीं। वो सच में बस वहां से गुजर रही थीं और मेरी मुश्किल हालत देखकर मदद करने आई थीं। बाद में मैं खास तौर पर उन्हें धन्यवाद देने गया, लेकिन उन्होंने बस हल्का सा सिर हिलाया और चली गई। उनके लिए यह शायद एक मामूली सी बात थी, लेकिन उस दिन से मेरी निगाहें उनसे नहीं हटी। बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और अपनी खुद की कंपनी शुरू की, और मैं उनके पीछे पीछे उनकी कंपनी में आ गया। फिर भी उनका रवैया मेरे प्रति हमेशा ठंडा ही रहा। यहां तक कि जब मैं उन्हें अपने घर ले आया, तब भी वो झुकने को तैयार नहीं थी। मैंने एक हल्की सांस छोड़ी और आज रात चुपके से उन्हें एक बार और देखने की योजना बनाई, और फिर उन्हें वापस जाने दूंगा। अपनी अगवा की गई शिकार को इसलिए जाने देना क्योंकि उसने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इस आदमी की अपराधी प्रतिबद्धता सच में शून्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार लियू किवानो सोई हुई नहीं थी। जैसे ही मैं बिस्तर के पास पहुंचा, मेरी कलाई उनके हाथों में मजबूती से पकड़ ली गई। मैं घबरा गया, पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। लियू किवानो ने खामोश रात में धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। केवल मेरे दिल की तेज धड़कन और उनकी धीमी गहरी आवाज सुनाई दे रही थी। याई दुरियन, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे नहीं पता कि यह मेरा ख्याल था, लेकिन मुझे उनकी आंखों में एक झुंझलाहट भरी नजर दिखी, जैसे वो चाहती कि लोहा इस्पात बने। मैं इतना तनाव में था कि एक सुसंगत वाक्य भी नहीं बना पा रहा था। वो उठकर बैठ गई, अपनी कनपटी को रगड़ा और बोली, क्या तुम सच में मेरे साथ इतना सोना चाहते हो? मैंने अनजाने में सिर हिला दिया। अगर मेरी ऐसी इच्छाएं नहीं होती तो मैं ऐसी हरकतें क्यों करता? लियू किवानो ने कुछ देर मुझे चुपचाप देखा, मानो कोई बहुत मुश्किल फैसला ले रही हो। फिर कहा, तो आज रात 7 सो लो, लेकिन सहमति है, बस सोना ही है, बिना कुछ और किए। खुशी बहुत जल्दी आ गई। बंधक से बेडमेट तक का सफर 2 सेकंड में। स्टॉकहोम सिंड्रोम आज रात ओवरटाइम कर रहा है। मैंने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया, कुछ और न करने की बात मान ली। अब जब मैं वहां आ गया था तो कुछ और करने में कितनी दूर थी। लियू किवानो ने मुझ पर एक नजर डाली। उनकी आवाज में थोड़ी घृणा थी। अपना तकिया ले आओ। उस रात से मुझे आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई। लियू किवानो के साथ एक ही बिस्तर और एक ही चादर। हर दिन उनके इतने करीब रहना मेरे सपनों को गुलाबी बना देता था। एकमात्र समस्या ये थी कि हर सुबह जब वो उठती तो उनका चेहरा बहुत बुरा दिखता। मुझे लगा कि हालांकि उनके शरीर ने समझौता कर लिया था, लेकिन उनका अंतर्मन अभी भी इसे स्वीकार करने में मुश्किल महसूस कर रहा था। एक के बाद एक दिन बीतते गए और पलक झपकते ही एक और महीना बीत गया। लियू किवानो थोड़ी कष्टप्रद होने लगी। अपने शुरुआती कमजोर रवैये से बदलकर मेरे हर काम में दखल देने लगी। वो ये भी देखने लगी कि मैं कितने बजे ऑफिस से छूटता हूं। मुझे नहीं पता था क्यों, लेकिन कंपनी उनके बिना भी शानदार ढंग से चलती रही। इसका दायरा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। हाल ही में इंटर्न्स का एक नया बैच भर्ती किया गया था। कंपनी ने नए इंटर्न लिन रामबुटन को सीधे मेरी देखरेख में दे दिया। लड़की 168 सेंटीमीटर लंबी थी। उसकी सीधी नाक पर एक छोटा सा तिल था। उसकी लंबी पलकों के नीचे उसकी खूबसूरत आंखें बनी थीं। उसका व्यक्तित्व मीठा और आज्ञाकारी था, और उसकी बोली बहुत मीठी थी। हर सांस के साथ वो मुझे भैया कहकर बुलाती थी। वो अपने काम के प्रति भी बहुत लगनशील थी। काम के घंटों के बाद वो अक्सर मुझसे काम से जुड़े सवाल पूछने के लिए रुक जाती थी। मुझे स्वीकार करना पड़ा कि मैं आकर्षित हुआ, भले ही मेरा दिल हमेशा लियू किवानो के कब्जे में था। इस तरह की सुंदरता का सामना कौन कर सकता है? बस इसी तरह मैं पहली बार पूरे आधे घंटे देर से ऑफिस से निकला।
उस दिन जब मैं खाना लेकर घर वापस आया तो लियू किवानो का चेहरा डरावनी तरह से उदास था। जैसे ही मैं खाना लेकर कमरे में गया, वो आई और मेरे कंधे पर सिर रख दिया। मैंने सोचा कि आखिरकार उन्होंने अपने मानसिक अवरोधों को छोड़ दिया है और मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ी। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने तुरंत कहा, तुम पर इत्र की खुशबू क्यों है? मैं एक पल के लिए रुका। लिन रामबुटन की हल्की ताजगी भरी खुशबू याद आई। आज प्रिंटिंग मशीन का उपयोग करना सिखाते समय बहुत करीब आने के कारण थोड़ी खुशबू लग गई होगी। मैं मन ही मन आह भरी, क्या लियू किवानो की नाक कुत्ते जैसी है? उसे यह भी कैसे पता चला? मेर चुप्पी देखकर लियू किवानो ने ठंडी हंसी मारी। तुम हमेशा कहते हो कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, फिर भी 3 महीने भी नहीं हुए और तुम्हारा दिल बदल गया है। तुम्हारे बाहर कोई और औरत है ना? यकीनन। एक बार कुछ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं रहती। मैंने तुम्हें अंदर बाहर देख लिया है मैडम। उसने तुम्हें अगवा किया था। तुम्हारी कदर करना कभी एचआर के एजेंडे में नहीं था। रुको, ये कड़वी रुष्ट पत्नी वाली बात क्या है? मैंने जल्दी से समझाना शुरू किया। नहीं, बस एक नई इंटर्न है जो काम से परिचित नहीं है, इसलिए मैंने उसे प्रिंटर के बारे में थोड़ा सिखाया। क्या? कंपनी के भर्ती माना कितने नीचे गिर गए हैं? कोई जो बुनियादी कार्यालय उपकरण भी नहीं चला सकता उसे स्टाफ में शामिल किया जाता है। लियू किवानो का चेहरा और भी बदतर हो गया। उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक स्मार्टफोन निकाला और कहा, मुझे उसका नाम बताओ, मैं एचआर को उसे नौकरी से निकालने का आदेश दूंगी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। रुको, तुम्हें यह फोन कहां से मिला? मैंने तो तुम्हारा फोन जब्त कर लिया था। अगर तुम्हारे पास फोन होता तो तुमने किसी को बचाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? मेरे सवाल सुनकर उनके चेहरे पर एक खालीपन आ गया। तुरंत बाद उन्होंने आसानी से फोन एक तरफ फेंक दिया। उनका पूरा शरीर धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। रोशनी उनके शरीर पर पड़ी, उनकी शानदार आकृति को रेखांकित किया। मेरे विचार एकाएक गड़बड़ा गए। पूरे फोन के मुद्दे को दिमाग के पीछे धकेल दिया। उनके होंठ एक अजीब मुस्कान में मुड़ गए। उन्होंने किसी समय चुपचाप अपने टखने से चांदी की चेन खोल दी थी और उसी चेन का उपयोग करके मेरे दोनों हाथों को बिस्तर के खंभे से मजबूती से बांध दिया। एक शांत स्थिर स्वर में बोली, आज तुम आधा घंटा देर से आए हो, मैं तुम्हें सजा दूंगी। और इस प्रकार अगवा करने वाला अगवा हो गया। ओह, कैसे तख्ता पलट हो गया। तब से लियू किवानो और मेरे बीच इस तरह के अस्पष्ट धुंधले रिश्ते ने आकार ले लिया। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने भी कभी कुछ नहीं पूछा। मुझे बस डर था कि अगर मैं पूछूंगा तो जवाब वो नहीं होगा जो मैं चाहता हूं। मैं उनके पीछे भागने का आदी हो गया था और किसी को बहुत गहराई से प्यार करना साहस छीन लेता है। शायद प्यार में किस्मत अच्छी होने के कारण कैरियर में मुसीबत आनी तय थी। अगले दिन जब मैं काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहा था तो विभागाध्यक्ष वांग सलाक झुककर मेरी डेस्क पर बैठ गई। मेरी भौहें अनायास ही चढ़ गईं। वांग सलाक पहले मेरे साथ बहुत घमंड से पेश आती थीं, लेकिन जब से उन्हें पता चला कि मेरे परिवार ने पूरी तरह से भुगतान वाली अचल संपत्ति खरीदी है, तब से वो जानबूझकर मेरे करीब आने लगी। उनका परिवार एक ग्रामीण गांव से था और सिर्फ वेतन पर स्थानीय स्तर पर घर खरीदना बहुत यथार्थवादी नहीं था। इस प्रकार वो मुझे परेशान करने की हर संभव कोशिश करती रहीं। इस बात से बाधित कि वो मेरी वरिष्ठ थीं, मैंने हर बार चतुराई से उन्हें मना कर दिया। फिर भी वो हठपूर्वक मानने को तैयार नहीं थी। याई दुरियन, शहर के पूर्वी हिस्से में एक नया हॉट पॉट रेस्टोरेंट खुला है। मैं तुम्हें अपने बॉस के साथ बंधन बनाने का मौका दे रही हूं। चलो आज रात मुझे डिनर पर ले चलो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरे चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। मुझे बहुत माफी चाहिए। आज रात मेरी कोई और योजना है। तुम्हें क्या अत्यावश्यक काम हो सकता है? क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है? मैं एक पल के लिए रुका और धीरे से सिर हिलाया। तुम कह सकती हो। अप्रत्याशित रूप से वांग सुलाक फिर भी जिद पर अड़ी रही। लोगों से झूठ मत बोलो। किसी ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं देखा। क्या तुम मेरे साथ समय बिताने में असहज महसूस करते हो? कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत मिलनसार हूं। माफ करें, कृपया रास्ता दें, मुझे जाना है। अपने धैर्य की सीमा पर पहुंचकर मैंने उन्हें चकमा दिया और बाहर निकलने की तैयारी की। मेरा हठधर्मी रवैया देखकर वांग सुलाक का चेहरा एक पल में बुरी तरह काला पड़ गया। याई दुरियन, तुम्हें इतना अहंकारी होने की क्या जरूरत है? तुमने बस एक अपार्टमेंट खरीदा है, बस इतना ही। वो पुराना इलाका जहां तुमने खरीदा है उसे उपनगर कहते हैं, पता है? मैं उस पर एक नजर भी नहीं डालना चाहूंगी। अगर मुझे खरीदना होता तो मैं सीधे शहर के केंद्र में खरीदती। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और लिफ्ट की ओर बढ़ता रहा। जैसे ही मैं लिफ्ट लॉबी में पहुंचा, उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया। अपना उत्पीड़न ठीक उसी पल जारी रखने का इरादा था, तभी एक पतला गोरा हाथ उसकी कलाई को धकेलकर एक तरफ कर दिया। लिन रामबुटन ने मुंह खोला और जवाबी हमला किया। उसके शब्द तीखी दुश्मनी से भरे थे। क्या तुम इतनी ईर्ष्या करती हो कि किसी ने घर खरीदा है? बोलने के बाद उसने दूसरी महिला को ऊपर नीचे देखा, फिर तुम्हारी स्थिति को देखते हुए कहा, वाकई में इस तरह खुद को उस पर मत फेंको। वांग सुला गुस्से से कांप रही थी, लेकिन कई बार संघर्ष करने के बावजूद वो लिन रामबुटन की पकड़ से नहीं छूट पाई। जो भी गाली वो देती, लिन रामबुटन तुरंत जवाब देती और अंततः उसे अपमानित होकर चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक सस्ते सूट में अपनी इंटर्न से बेइज्जत होने से बुरा कुछ नहीं। मैंने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में लिन रामबुटन को देखा और कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। लिन रामबुटन के चेहरे पर तीखापन तुरंत गायब हो गया। वो फिर से अपनी मासूम और खुशमिजाज अवस्था में लौट आई। कोई बात नहीं भैया, अगर तुम किसी औरत के साथ बहस करने में असहज हो तो मुझे छोड़ दो। उसके जैसे लोगों को बिल्कुल भी बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं तुम्हें अपने रास्ते घर छोड़ दूंगी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर सहमत हो गया। कार काफी पुरानी है, कृपया बुरा मत मानना। लिन रामबुटन एक पुरानी सेडान चला रही थी।
सीट बेल्ट बांधने के बाद मैं बोला, आज के लिए धन्यवाद। हालांकि वोंग सुलाक बहुत छोटी सोच वाली है। मुझे बस डर है कि वो भविष्य में तुम्हें निशाना बना सकती है। लिन रामबुटन के मुंह के कोने एक सुंदर मुस्कान में ऊपर उठे। क्या मुझे उसके निशाना बनाने से डर लगता है? उसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील घुमाया। उसकी कलाई पर लगी घड़ी उस कार की कीमत से 10 गुना ज्यादा की थी जिसमें हम बैठे थे। कंपनी में सहकर्मी निजी तौर पर अटकलें लगाते थे कि क्या वो कोई अमीर वारिस है जो किसान जीवन का अनुभव करने आई है। आखिरकार गरीबी को छुपाया जा सकता है, लेकिन उसके पूरे अस्तित्व से निकलने वाली कुलीनता की आरामदेह आभा को नकली नहीं बनाया जा सकता था। ये ठीक है, अगर तुम्हारे परिवार की पृष्ठभूमि मजबूत है तो वोंग सुलाक कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैंने राहत की सांस ली। भैया, तुम हर दिन समय पर घर क्यों जाते हो? क्या सच में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने के लिए? लिन रामबुटन ने मुझे देखने के लिए अपना सिर बगल में घुमाया। असल में तुम उसे गर्लफ्रेंड नहीं कह सकते। एक पल के लिए मुझे नहीं पता था कि लियू किगुआनो के साथ अपने रिश्ते को कैसे परिभाषित करूं। मैं अपनी वर्तमान दुविधा को यूं नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने स्पष्ट उत्तर दिया, वो बस एक सामान्य दोस्त है। लिन रामबुटन ने धीरे से हंसते हुए कहा, यह अच्छी खबर है। मुझे अब कोई मौका नहीं मिला था। ऐसा नहीं था कि मैं लिन रामबुटन के मेरे प्रति स्नेह से अनजान था। वो प्रबंधन ट्रेनी के रूप में कंपनी में शामिल हुई थी। कई वरिष्ठ कर्मचारियों को डर था कि उसके भविष्य में पदोन्नति उनके अपने पदों को खतरे में डालेगी, इसलिए कोई भी उसे सिखाने में प्रयास करने को तैयार नहीं था। अंततः उसे मेरी देखरेख में डाल दिया गया। इस अवधि में मैंने खुद को उसके काम का मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित कर दिया, और जैसे जैसे हमने साथ समय बिताया वो धीरे धीरे मुझ पर अत्यधिक निर्भर हो गई। वो हमेशा मेरी डेस्क पर आने के लिए विभिन्न बहाने बनाती, और आसपास के सहकर्मियों ने सभी सुराग पकड़ लिए। चुपके से मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वो मेरा पीछा कर रही है, लेकिन मुझे ल्यू ह्युक वू से प्यार था। भले ही लिन रामबुटन जवान और खूबसूरत थी, मेरी उसके लिए भावनाएं सिर्फ प्रशंसा तक सीमित थीं। मैंने हाथ हिलाया और गंभीरता से कहा, कंपनी के सख्त नियम हैं जो ऑफिस रोमांस को मना करते हैं। इसके अलावा हमारी उम्र में काफी अंतर है। तुम्हें ये ऊर्जा युवा लड़कों पर खर्च करनी चाहिए, मुझ पर समय बर्बाद मत करो। लिन रामबुटन बस अपनी मुस्कान बनाए रखी, बिना बातचीत को आगे बढ़ाए। कार नीचे आकर रुकी। मैं अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलने ही वाला था कि उसने सक्रिय रूप से आगे झुककर मुझे रोका। उस पर हल्का इत्र कार के अंदरूनी हिस्से में तैर रहा था, जिससे माहौल कुछ नाजुक हो गया था। सीट बेल्ट उलझ गई है। हमारे बीच की दूरी बहुत कम थी। मैंने हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। कुछ सेकंड बाद उसने सफलतापूर्वक बेल्ट खोल दी। हम नीचे आ गए हैं। क्या तुम मुझे ऊपर चाय के लिए नहीं बुलाओगे? उसकी आंखों में उम्मीद थी। शायद कार का तापमान बहुत ज्यादा था, क्योंकि मेरे गाल जल रहे थे। थोड़ी घबराहट में कार का दरवाजा खोलते हुए मैंने कहा, आज सच में सुविधाजनक नहीं है। अगली बार कोई मौका मिले तो बात करते हैं। हाँ, अपनी जंजीर से बंधी बॉस को अपनी अमीर इंटर्न से मिलवाने से बचने के लिए क्लासिक अगली बार चाल। मदद के लिए फिर से धन्यवाद। यह कहकर मैं जल्दी से सीढ़ियों की तरफ चल दिया। मूल रूप से मैंने घर पहुंचने का सही समय निकाला था, लेकिन इस अप्रत्याशित देरी के कारण मैं उस दिन भी 5 मिनट देर से आया। मैंने नीचे देखा और ल्यू ह्युक वू को मुझे घूरते देखा। पहले उनके द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार 1 मिनट देर से आने का मतलब था 1 मिनट की सजा भुगतना। इस हिसाब से मुझे डर था कि मुझे देर रात तक प्रताड़ित किया जाएगा। मैंने जल्दी से अपने विचारों को व्यवस्थित किया, उन्हें हल्का सा धक्का दिया और जानबूझकर गुस्से का नाटक करते हुए जोर से बोला, तुम्हें सच में मुझे देर से आने के लिए दोष देने की हिम्मत है? क्या तुम्हें पता है कि आज ऑफिस में मेरा यौन उत्पीड़न हुआ? तुम लोग वाकई कैसे कर्मचारियों की भर्ती करते हो? कोई भी बेतरतीब व्यक्ति कंपनी में भर्ती हो सकता है। ल्यू ह्युक वू ने अपनी हरकतें रोक दी, अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ते हुए। तुम्हें किसने परेशान किया? मैंने उनसे अपनी नजर हटाई और जवाब दिया, मार्केटिंग विभाग से वांग सुलाक। उसने देखा कि मैंने एक घर खरीदा है और उसने मुझे डिनर खिलाने पर जोर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी बार उसे टालने की कोशिश की, यह बेकार था। ल्यू कुआन तुरंत बिस्तर से उठे, फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उनकी आवाज ने मेरी रीढ़ में एक अनियंत्रित कंपन पैदा कर दिया। मार्केटिंग विभाग में एक कर्मचारी है जिसका नाम वोंग सुलाक है ना? ठीक है। उसे कल अपने इस्तीफे के कागजात संसाधित करवाएं और साथ ही हमारे सभी साझेदार कंपनियों को सूचित करें। किसी भी साझेदार के लिए जो इस व्यक्ति को रोजगार देना जारी रखता है, हम सभी सहयोग समाप्त कर देंगे। फोन रखकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। अगर पहले ऐसा हुआ था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, हमारा क्या रिश्ता है? क्या मुझे वाकई तुम्हें बताना चाहिए? ल्यू कुआन चुप रहे। उनका रंग और भी बदतर होता गया। मुझे अचानक वो सवाल याद आया जो लिन रामबुटन ने दिन में मुझसे पूछा था, और मैंने अपनी निगाहें नीचे झुकाई। ल्यू कुआन, हमारे बीच वास्तव में क्या रिश्ता है? तुम अपने दिल में मुझे कैसे देखती हो? वो मेरे साथ रहने, इस अजीब गतिशीलता को बनाए रखने को तैयार थीं। हमने साथ में अंतरंग क्षण भी बिताए। फिर भी वो हमेशा हमारी स्थिति को स्पष्ट करने से इनकार करती थीं। शायद लगातार दिनों में जमा हुई भावनाएं आखिरकार मेरे दिल में उमड़ पड़ी। मेरे विचार एक गड़बड़ झमेला बन गए। मैं अनुमान लगाने से खुद नहीं रोक पाया कि क्या वो बस बहुत ऊब गई थीं और केवल मेरे साथ समय बिताने के लिए मेरा उपयोग कर रही थीं। अगर वो वास्तव में मेरे लिए भावनाएं रखती थीं, तो वो हमेशा चीजों को इतना अस्पष्ट क्यों रखती थीं? मैं पहला कदम उठाने से बहुत डरता था, क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। लेकिन वो वास्तव में क्या सोच रही थी? शायद शुरू से ही उन्होंने मुझे कभी पसंद नहीं किया। तुमने सच में उसे एक बिस्तर से जंजीर से बांध दिया दोस्त। ट्रामा बॉन्ड और रोमांस में कंफ्यूज होना एक नौसिखिया की गलती है। मेरी छाती में कड़वाहट की लहर दौड़ गई। मैंने वो चांदी की चेन उठाई जो उन्होंने बहुत पहले उतार दी थी और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। तुम्हें अभी मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है।
अगर ये भावनाएं आपसी हैं तो मुझे उम्मीद है कि कल काम के बाद मैं तुम्हें अभी भी यहां देखूंगा। अगर तुम्हारी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है तो बस कल चली जाना। ये शब्द कहने के बाद मैं मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। मेरा दिल निराशा से भरा हुआ था। ऐसा नहीं था कि मैं आमने सामने सब कुछ साफ करना नहीं चाहता था। ये तो बस इतना था कि जब भी मेरी नजर उनसे मिलती, डर मेरे दिल पर हावी हो जाता। मुझे अपने अंदर अच्छी तरह पता था कि लुक उयेन उयेन के पास अपने आसपास कभी प्रशंसकों की कमी नहीं थी, जिनमें से कई ऐसे थे जिनकी स्थितियां हर मामले में मुझसे कहीं बेहतर थीं। मैं सच में नहीं समझ पा रहा था कि वो मुझ में क्या देख सकती थी। मैं उनके सामने मुंह पर अस्वीकार किए जाने का सामना नहीं कर सकता था। उस रात हम में से किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। अपार्टमेंट पूरी तरह से खामोश था। केवल कभी कभी बेडरूम से एक कॉमेडी शो की आवाज आती थी। मैं पूरी रात जागा रहा। अगले कमरे में सिटकॉम की हंसी बजते हुए रोते रोते सो जाने से ज्यादा दिल टूटने की बात और क्या हो सकती है। पूरे अगले दिन मुझे काम करने का कोई मूड नहीं था। बात को बदतर बनाने के लिए उस दिन के कार्य असाधारण रूप से जटिल थे। मेरे वरिष्ठों ने मुझे विभिन्न ग्राहकों से जुड़ने का काम सौंपा। मैंने पूरा दिन नींद की हालत में फोन कॉल करते हुए बिताया और जब ऑफिस छूटने का समय हुआ तो मैंने राहत की सांस ली। अपने थके हुए शरीर को सामने के दरवाजे तक खींचते हुए मैंने एक गहरी सांस ली और ताला घुमाया। मेरा मूल रूप से इरादा था कि मैं जानबूझकर देर से घर आऊं, लेकिन इंतजार के हर गुजरते मिनट ने मुझे गंभीर चिंता में डाल दिया। आखिरकार मैंने फिर भी वापस आने का फैसला किया। टालमटोल करना कोई समाधान नहीं था। जवाब जल्दी जानने का मतलब था कि मैं थोड़ी जल्दी अपनी लगाव की भावना को जाने दे सकता था। मेरे दिल में अब भी एक धुंधली सी उम्मीद थी कि शायद वो भी मेरे लिए एक खास तरह का स्नेह रखती थी। रात के सन्नाटे में हमारे एक दूसरे को गले लगाने की अनगिनत तस्वीरें उभर रही थीं। उन्होंने मेरे कान में धीरे से मेरा नाम भी फुसफुसाया था। कम से कम उन पलों में मैं उनके द्वारा दिखाई गई कोमलता को महसूस कर सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अंदर कदम रखा। लिविंग रूम सन्नाटे में डूबा हुआ था, इतना शांत कि ओन्ह कथित तौर पर धूल जमते हुए सुन सकता था। मुझे तुरंत अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई और मैं तेजी से बेडरूम में भागा। बेडरूम खाली था। उसका सिलहूट बहुत पहले गायब हो चुका था। बिस्तर पर केवल काली पड़ी चांदी की चेन रह गई थी। रजाई बड़े करीने से मोड़ी गई थी और चादरें नई की तरह चिकनी थीं, मानो यहां कभी कोई ओन्ह रहता ही ना हो। वो अपने अगवा करने वाले से बच निकली। इससे पहले उसने बिस्तर को अस्पताल के कोनों से सजाकर बनाया था। शाम की धुंधली एम्बर रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी। हवा में तैरती धूल के छोटे छोटे कणों को रोशन कर रही थी। मैं अकेला उस कमरे में खड़ा था जहां रोशनी और छायाएं आपस में गूंथी हुई थीं। धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर अपनी छाती पर दबाया। हालांकि मुझे कोई शारीरिक घाव नहीं था, लेकिन मेरे दिल से तेज दर्द की लहरें उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो मेरा पूरा दिल अंदर से टूट गया हो, जिससे केवल ठंडे चूर चूर टुकड़े रह गए हों। अब जब चीजें इस मुकाम पर पहुंच गई थीं, मुझे आश्चर्यजनक रूप से राहत महसूस होने लगी। उनके साथ इतना समय बिता पाना मेरे लिए पहले से ही एक बहुत बड़ी जीत थी। मैं और क्या मांग सकता था? हमारे बीच शुरू से ही एक बहुत बड़ा अंतर था। हम कभी एक ही दुनिया के लोग नहीं थे। मैंने बिस्तर से चांदी की चेन उठाई। चेन छूने पर बहुत ठंडी लग रही थी, जैसे बर्फ का एक ठोस टुकड़ा पकड़ रखा हो। उस दिन से लियू किवानो फिर कभी नहीं दिखी। वो काम के लिए भी कंपनी नहीं लौटी। मुझे लगता है कि शायद वो अजीब महसूस कर रही थी और जानबूझकर मुझसे बच रही थी। मैंने उनके नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो नंबर बंद कर दिया गया था। मैंने उनसे संपर्क करने के सभी साधन पूरी तरह से खो दिए थे। हाँ, आमतौर पर जब कोई कैद से भागता है तो वो अपना फोन नंबर बदल लेता है और अपराधी से बचता है। उस बिस्तर पर लेटे हुए जहां वो 3 महीने सोई थी, मैं पूरी रात अकेले रहा। सुबह होने पर मैंने उनकी सारी संपर्क जानकारी ब्लॉक कर दी। भले ही मैं खुद को अतीत को जाने देने के लिए मनाता रहा, मेरा दिल सच्ची मुक्ति नहीं पा सका। देर रात की वो गर्माहट और साथ शुरू से अंत तक एक काल्पनिक भ्रम के अलावा कुछ नहीं निकली। मैं एक जोकर की तरह था जो शुरू से अंत तक अपनी अधूरी कल्पनाओं में डूबा हुआ था। उन्होंने मेरे लिए कभी रोमांस की एक बूंद भी महसूस नहीं की थी। गर्मियों की बारिश हमेशा अप्रत्याशित रूप से आती है ना? जैसे ही मैं ऑफिस से छूटा, एक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं छाता नहीं लाया था और सड़क पर टैक्सी नहीं मिल पाई, इसलिए मैंने बारिश में चलकर घर जाने का फैसला किया। एक स्कूल के पास से गुजरते हुए मैंने एक जोड़े को देखा। लड़के ने अपनी जैकेट उतारकर लड़की के सिर पर ओढ़ा दी और दोनों बारिश में कसकर चिपककर दौड़ रहे थे। कितना अच्छा है! 2 लोगों का बारिश में चलना रोमांस है, लेकिन अकेले बारिश में चलना तो बस दयनीय दिखता है। बारिश और तेज हो गई। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन यह भी ठीक था। इस तरह मैं नहीं बता पा रहा था कि मेरे चेहरे पर नमी बारिश की है या आंसुओं की। हाँ, क्लासिक के ड्रामा रेन स्प्रिंट। बोनस पॉइंट्स अगर अगले सीन में तुम्हें हल्का जुकाम हो जाए। सोचकर यह वाकई अपमानजनक था। मैं कोई 17 से 18 साल का बच्चा नहीं था, फिर भी मैं एक ब्रेकअप पर पूरी तरह से बिखरा हुआ अभिनय कर रहा था। जैसे ही मैंने अपने चेहरे से पानी पोंछने के लिए हाथ उठाया, पीछे से एक कार के हॉर्न की आवाज आई। एक काली बेंटले बारिश के पर्दे को चीरते हुए आई और किनारे लग गई। बारिश से खुद को बचाते हुए लिन रामबुटन जल्दी से मेरी तरफ दौड़ी आई। भैया जल्दी से अंदर आओ। मैंने उनका दिया हुआ कपड़ा अपने बाल सुखाने के लिए लिया, लेकिन उस पर ब्रांड का लोगो देखकर मैं चुप हो गया। अगर मुझे सही से याद है तो मैंने ये परिधान पिछले महीने एक बुटीक में देखा था। ये एक एलवी चेकर्ड हुडी थी जिसकी कीमत चौंका देने वाली 17,000 थी। ये लगभग मेरे 2 महीने के वेतन के बराबर थी। एक जटिल भाव के साथ मैंने निश्चिंत लिन रामबुटन को देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है इस कपड़े की कीमत क्या है? लिन रामबुटन ने लापरवाही से वस्तु पर नजर डाली और हल्के से जवाब दिया, सच में नहीं पता। कुछ दिन पहले तापमान गिर गया था और मैंने बस मॉल से गुजरते हुए इसे उठा लिया।
मैं मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। आह, दुष्ट अमीर लोग, मॉल जाकर बिना सोचे समझे 17,000 का एलवी आइटम उठा लेना, जबकि जब मैं सामान्य कपड़े खरीदता हूं तो मुझे बार बार प्राइस टैग चेक करने पड़ते हैं। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। लिन रामबुटन ने मेरी असामान्य स्थिति पर ध्यान दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। क्या किसी ने तुम्हें धमकाया? मैंने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। बस एक असफल रिश्ता, बस इतना ही। एक पल रुककर मैंने कहा, इसे वास्तव में कोई आधिकारिक रोमांस भी नहीं कहा जा सकता। यह ऐसा था जैसे मैंने अपनी भावनाएं कबूल की और अस्वीकार कर दिया गया। लिन रामबुटन एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से मेरी बांह को छुआ। मैं बस यही कह सकती हूं कि उन्हें तुम्हारा साथ पाने का सौभाग्य नहीं मिला। भैया, अपने बगल वाले डिब्बे को छूकर देखो, उसने अचानक कहा। मैंने अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा नीले रंग का वेलवेट बॉक्स निकाला। उसे खोलने पर मुझे अंदर एक टाई क्लिप मिली। जब मैं उस दिन खरीदारी करने गया था तो मुझे लगा कि ये तुम पर सूट करेगी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। उसकी आंखों में एक कोमल मुस्कान थी। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर मना कर दिया। यह उपहार बहुत महंगा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसे इन दिनों मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद के उपहार के रूप में ले लो, इसे मत ठुकराओ। इसके अलावा मैं कल अपना इस्तीफा प्रक्रिया कर रही हूं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल वापस जा रही हूं। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अंततः मैंने टाई क्लिप को वापस बॉक्स में रखकर उसे दे दिया। मैं आपकी सराहना करता हूं, लेकिन मैं ये उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। क्या तुम इसके बाद वापस आओगी? जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, मुझे एहसास हुआ कि लिन रामबुटन की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह सवाल कुछ हद तक बेमानी था। उसके परिवार के पास निश्चित रूप से व्यवसाय थे जिन्हें वो संभाल सकती थी। वो किसी और की कंपनी में क्यों काम करती? क्योंकि इन कहानियों में अरबपति वारिसों के लिए गुप्त बॉस इंटर्नशिप लगभग अनिवार्य होती हैं। मेरी धारणा सच निकली। लिन रामबुटन ने कहा, भैया, क्या तुम मुझे जाते हुए देखने के लिए अनिच्छुक हो? जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी तो मुझे अपने पारिवारिक मामलों को संभालने के लिए घर वापस जाना होगा। सबसे अधिक संभावना है मैं इस कंपनी में काम करने वापस नहीं आऊंगी। मैं देख रहा हूं। मेरे दिल में उदासी की लहर दौड़ी। लिन रामबुटन के साथ बिताया गया समय बहुत सुखद था। वो एक ऐसी इंसान थी जो हमेशा खुशियां लाती थी। ये सोचकर कि मैं उसे फिर नहीं देखूंगा, मुझे अनिवार्य रूप से नुकसान का एहसास हुआ। हालांकि मैं भविष्य में भी तुमसे मिलने आती रहूंगी। उसने मेरी तरफ शरारती अंदाज में पलकें झपकाईं। कार नीचे रुकी। लिन रामबुटन सीढ़ियों के प्रवेश द्वार तक मेरे साथ आई। जैसे ही मैं ऊपर जाने ही वाला था, उसने मुझे रोका। मैंने अपने कदम रोके और पीछे मुड़कर देखा। लिन रामबुटन ने वो टाई क्लिप निकाली और खुद ही मुझ पर लगा दी। उसने ध्यान से उसकी स्थिति को समायोजित किया। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैं उसकी लंबी पलकों का हर अपना भी साफ देख सकता था। एक पल में मेरा दिल अनियंत्रित रूप से धड़क उठा। दरवाजे के बाहर मूसलाधार बारिश थी, जिससे संकरी सीढ़ी में केवल हम दोनों रह गए थे। लिन रामबुटन ने मुझे देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और तभी मैंने ध्यान दिया कि उसकी आंखें एक पारभासी एम्बर रंग की थीं। भैया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसके शब्द एक तीखी महिला आवाज से बीच में ही काट दिए गए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि कोई छाता पकड़े हुए है। बारिश में खड़ी वो थी लियू यूएर। वो एक अच्छी तरह से सिले हुए काले रंग की पोशाक में थी। उसकी आंखें पूरी तरह उपहास से भरी हुई थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे फोन नहीं उठाओगे या मेरे संदेशों का जवाब नहीं दोगे, तो तुम्हारे पास पहले से ही कोई और है। लियू यूएर के होठों के कोने एक ठंडी हंसी में मुड़ गए, जो गुस्से और अवमानना से भरी थी। याई दुरियन, तुम वाकई कमाल के हो। तुम हमेशा कहते रहे कि तुम मुझसे गहरा प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम ये शब्द अपने आसपास की हर औरत से कहते हो? वो बारिश में एक अंतिम बॉस की तरह प्रकट हुई, ठीक उसी समय जब साइड क्वेस्ट रोमांस सफलतापूर्वक ट्रिगर होने वाला था। मैं पहले तो चौंका, लेकिन फिर मुझ में गुस्सा उमड़ आया। अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए मैंने जवाब दिया, लियू यूएर, बहुत हो गई तुम्हारी बेवकूफी। तुम खुद पहले जाने वाली थी और अब मुझ पर उंगली उठाती हो। क्या यह भी संभव है कि भले ही तुम मुझे पसंद न करो, फिर भी मुझे एक दयनीय सिंप की तरह तुम्हारी परिक्रमा करते रहना पड़े? लियू यूएर ने अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ा और समझाया, मेरे जाने का कारण यह था कि अमेरिका में मेरे पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। मैंने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, और तुमने मेरे संदेशों का जवाब भी नहीं दिया। क्या ऐसा नहीं था क्योंकि तुमने उसके बजाय उस पर नजरें जमा ली थीं? उसने अपना हाथ उठाकर मेरे बगल में लिन रामबुटन की तरफ इशारा किया। मैं स्तब्ध होकर अपनी जगह पर जम गया। मुझे याद आया कि उस समय मुझे वास्तव में कई अज्ञात नंबरों से कॉल आई थी, लेकिन उन दिनों मेरी व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई थी और मुझे रोजाना टेलीमार्केटिंग और स्पैम कॉलों की बौछार हो रही थी, इसलिए मैंने बस उन्हें अनदेखा कर दिया। लेकिन मुझे सच में कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं मिला था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने रिकॉर्ड चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। निश्चित रूप से स्पैम फोल्डर में मुझे वो संदेश मिला जिसे सिस्टम ने रोक लिया था। भेजने वाले का नंबर बिल्कुल वही अजीब कॉलर नंबर था। याई दुरियन, मेरे पिता एक कार दुर्घटना में घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुझे तुरंत अमेरिका जाना होगा। मैंने पहले तुमसे कही गई बातों पर गंभीरता से विचार किया है। तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं कोई मजाक नहीं है। मुझे तुम पसंद हो। इस तरह की बात के लिए मैं एक जल्दबाजी में लिखे संदेश का उपयोग नहीं करना चाहती। मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करो और सब कुछ आमने सामने समझाऊंगी। मैंने फोन स्क्रीन को देखा। काफी देर तक वास्तविकता में वापस नहीं आ पाया। क्या तुमने अपना फोन नंबर बदला? काफी देर बाद मैंने कर्कश आवाज में पूछा। पिछला नंबर बंद हो गया था। यह मेरी नई द्वितीयक लाइन है जो मैंने रजिस्टर कराई थी। मैंने अपना फोन कसकर पकड़ा, घबराकर समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सच में संदेश नहीं देखा।
अज्ञात नंबरों से आने वाले संदेश स्वचालित रूप से सिस्टम द्वारा रोक दिए गए थे। मुझे नहीं पता था। लियू किवानो ने बस मुझे निर्विकार अंदाज में घूरा। इस प्रेम कहानी का असली खलनायक कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह स्मार्टफोन का अत्यधिक आक्रामक स्पैम फिल्टर है। मेरा मूल रूप से योजना थी कि मैं अपने पिता की देखभाल करने के लिए 1 महीने के लिए विदेश में रहूं। लेकिन जैसे ही उनकी हालत स्थिर हुई, मैंने तुरंत अपनी यात्रा शुरू की और वापस लौट आई। क्या तुम्हें पता है कि मैंने ये आधा महीना कैसे बिताया? मैंने तुमसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैंने तुम्हें संदेश भेजे और तुमने कभी जवाब नहीं दिया। मैं बहुत चिंतित था, इसलिए मैंने सबसे पहली उड़ान पकड़कर वापस आ गया। मैंने सोचा था कि ये सब बस एक गलतफहमी है। उसने फिर से लिन रामबुटन पर नजर डाली। उसकी आवाज में निराशा टपक रही थी। पता चला कि कोई गलतफहमी नहीं थी, बस ये है कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई और है। मैं पूरी तरह से बोल नहीं पाया। अभी के माहौल को देखते हुए, भले ही मेरी अंतरात्मा साफ थी, मैं ये दावा नहीं कर सकता था कि ये अस्पष्ट नहीं था। लियू किवानो ने मुझ पर एक और नजर नहीं डाली। वो मुड़ी और कार में बैठ गई। काली रोल्स रॉयस बारिश के पर्दे में तेजी से भाग गई। एक पल के लिए भी नहीं रुकी। भैया, क्या वो वही व्यक्ति है जिसका तुमने पहले उल्लेख किया था, जिसने तुम्हारी भावनाओं को अस्वीकार कर दिया था? लिन रामबुटन ने ऊपर देखते हुए मुझसे पूछा। मैंने भारी मन से सिर हिलाया, टाई क्लिप उतारी और वापस लिन रामबुटन को दे दी। मुझे अभी भी ये उपहार तुम्हें लौटा देना चाहिए। मैं सच में इसे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी धन्यवाद। लिन रामबुटन का चेहरा गंभीर हो गया और फिर उसने एक फीकी कड़वी मुस्कान दिखाई। तुम सच में बहुत निर्दयी हो। ठीक है, इस बार मैं इसे वापस ले लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगली बार तुम मुझे फिर से मना नहीं करोगे। मेरा दिमाग उस समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, इसलिए मैंने उसकी आवाज में मौजूद बारीकियों को स्पष्ट रूप से नहीं पकड़ पाया। एक साधारण अलविदा के बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर चला गया। जैसे जैसे शाम ढली, कमरे में रोशनी मंद थी, जिससे यह असाधारण रूप से दमघोंटू लग रहा था। मैं अकेला बिस्तर के किनारे बैठा लियू किवान द्वारा भेजे गए उस टेक्स्ट संदेश को बार बार पढ़ रहा था। तो पता चला कि वो वास्तव में मुझे भी पसंद करती थी। मैंने धीरे धीरे अपना चेहरा अपने घुटनों के बीच छुपा लिया। इस नियत कनेक्शन को अकेले ही नष्ट करने के लिए पश्चाताप से भरा हुआ था। मुझे स्वीकार करना पड़ा। जब मैंने लिन रामबुटन को मेरे लिए स्नेह व्यक्त करते देखा, तो मेरा दिल एक क्षण के लिए डगमगाया। मैंने यहां तक सोचा कि चूंकि लियू किवान मुझसे प्यार नहीं करती थी, इसलिए मैं किसी और को स्वीकार करने की कोशिश कर सकता था। मैं ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि उस आधे महीने में वो एक विदेशी देश में क्या महसूस कर रही होगी। मुझसे बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन हर बार एक दीवार से टकराती रही होगी। वो किस तरह की पीड़ा से गुजर रही थी। मैंने अपना चेहरा ढकने के लिए हाथ उठाए, खुद को बहुत मूर्ख होने के लिए दोषी ठहराया। सब कुछ अपरिवर्तनीय स्थिति में धकेल दिया। अगले दिन लियू किवान काम पर वापस लौटी। मेरा मूड अविश्वसनीय रूप से जटिल हो गया। मैं उन्हें देखना भी चाहता था और उनसे मिलने से डरता भी था। कभी कभी लिफ्ट में उनसे टकरा जाता तो मैं इतना घबरा जाता कि क्या कहूं समझ नहीं आता। फिर भी वो हमेशा अपनी निगाहें सीधे आगे रखती, मुझसे एक पल के लिए भी रुके बिना गुजर जाती। ये स्पष्ट था कि वो सच में मेरे साथ साफ संबंध बनाने का इरादा रखती थी। मैंने कई दिनों तक अपना दिमाग लगाया, लेकिन फिर भी माफी मांगने का कोई उचित तरीका नहीं सोच पाया। जैसे ही मैं सोच ही रहा था कि क्या मुझे सीधे उनके ऑफिस में घुस जाना चाहिए और उन्हें क्षमा करने की गुहार लगानी चाहिए, मेरे बगल में एक सहकर्मी ने गपशप के चेहरे के साथ पूछा, याई दुरियन, क्या तुमने सुना हमारी बॉस की शादी होने वाली है? मेरे हाथों की हरकत तुरंत रुक गई। क्या कहा? ये रनयू ग्रुप के तीसरे युवा मास्टर हैं। सब कह रहे हैं कि वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। मेरे सहकर्मी ने अपना फोन उठाकर मेरे सामने कर दिया। एक आधिकारिक खाते ने अभी अभी संबंधित समाचार पुश किया था। फोटो में वो आदमी लंबा और सुंदर था और उसके बगल में उल्लेखनीय लियू किवान ने उन्हें असाधारण रूप से एक दूसरे के लिए उपयुक्त बना दिया था। मुझे भी स्वीकार करना पड़ा कि दोनों बहुत अनुकूल दिख रहे थे। कंपनी में कई पुरुष सहकर्मी इस बात से निराश महसूस कर रहे थे। ध्यान से सोचें तो यह समझना मुश्किल नहीं था। लियू किवान की स्थिति और पद को देखते हुए वो स्वाभाविक रूप से बराबर के परिवार के साथ एक विवाह गठबंधन का चुनाव करेंगी। एक विशाल सामाजिक असमानता वाला रोमांस, सीधे परी कथा से बाहर, आखिरकार एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं था। मेरे सहकर्मी बगल में गपशप कर रहे थे, लेकिन मैं अब एक शब्द भी नहीं सुन पा रहा था। मैं अचानक खड़ा हो गया, जिससे मेरे बगल का सहकर्मी चौंक गया। तुम कहां जा रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे लू किवानो के ऑफिस की तरफ चल दिया। मैं इस मामले को उनके साथ व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने एक आदमी को अंदर से बाहर आते देखा। वो बारीक सिले हुए प्रीमियम सूट में सजा था। उसमें एक असाधारण आभा थी। बाहर आते ही उसकी उंगलियां लू किवानो की उंगलियों में गूंथी हुई थीं। घनिष्ठता से अभिनय कर रहे थे। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, समय पर खाना याद रखना, आदमी ने उन्हें धीरे से याद दिलाया। लू किवानो दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी और उन्होंने धीरे से जवाब दिया, रास्ते में सुरक्षित रहना, पहुंचते ही मुझे संदेश भेजना याद रखना। यह पहली बार था जब मैंने उन्हें हमारे साथ बिताए दैनिक समय में हमारे निजी अंतरंग पलों को छोड़कर इतनी कोमल अभिव्यक्ति दिखाते देखा था। उन्होंने मुझे कभी ऐसी नजर से नहीं देखा था। मैंने अपने कदम रोक ली। दरवाजे पर सामने घट रहे दृश्य को बिना पलक झपकाए देख रहा था। उस आदमी ने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा। हैरान होकर लू किवानो से पूछा, रुयान, ये कौन है? लू किवानो ने मुझ पर बिना किसी भाव के नजर डाली। उसकी आंखों में एक बूंद गर्माहट नहीं थी, बस एक तुच्छ व्यक्ति, बस इतना ही। इतना कहकर वो उस आदमी की बांह पकड़कर धीरे धीरे मेरे पास से गुजरी। मैं अपनी जगह पर जमा रहा। मेरे पैरों में मानो बर्फ जम गई हो।
हिल नहीं पा रहा था। मेरा पूरा दिल खोखला हो गया था और नाड़ी का एहसास भी धीमा पड़ गया था। पता चला कि उनके दिल में मैं महज एक तुच्छ अजनबी था। ध्यान से सोचूं तो वास्तविकता बिल्कुल यही थी। एक सहकर्मी ने गुजरते हुए मेरे कंधे पर हल्के से थपथपाया। याई दुरियन, क्या तुम बॉस लियू से मिलने आए थे? वो अपने मंगेतर को छोड़ने गई थी। तुम थोड़ी देर बाद आ सकते हो? मैंने धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुकाया, अपनी छाती पर दबाने के लिए हाथ उठाया। मैं एक मुस्कान बनाना चाहता था, लेकिन अपने मुंह के कोनों को हिला भी नहीं पाया। मैं बहुत दयनीय और बदहाल लग रहा था। कोई बात नहीं, मैं अब उन्हें नहीं ढूंढ रहा हूं। अगली सुबह मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। विभाग के गला साफ करते हुए प्रमुखों और मेरे सहकर्मियों ने मुझे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। पूछा कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो मैं क्यों छोड़ रहा हूं? काफी देर चुप रहने के बाद मैंने धीरे से कहा, इस कंपनी में रहने का कारण अब मौजूद नहीं है। जब मैंने पहली बार इस फर्म में काम शुरू किया था तो यह पूरी तरह से लियू की वानों के कारण था। अब जब वो किसी और से सगाई कर रही हैं तो मेरा यहां रहना व्यर्थ है। मैंने अपना निजी सामान पैक किया और जिस दिन मैं अपना कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर जा रहा था उसी दिन लिफ्ट में मेरी मुलाकात फिर से लियू की वानों से हुई। वो अभी भी उसी ठंडी अलग थलग आभा वाली थी। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उन्होंने एक बार मेरे साथ इतना अनोखा अतीत साझा किया था। उन्होंने मेरी बाहों में बॉक्स को देखा। उनके स्वर में कोई भावना नहीं थी। तो तुम नौकरी छोड़ रहे हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया, बिना एक शब्द कहे। याई दुरियन, तुम सच में यह करने की हिम्मत रखते हो? उन्होंने अचानक कहा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। मैं उनके शब्दों के पीछे छिपा अर्थ नहीं समझ पाया। न ही मैं अनुमान लगाने की ऊर्जा बर्बाद करना चाहता था। अब तक उनकी सगाई पक्की हो चुकी थी और वो मेरे लिए अपना मन बदलने वाली नहीं थी। इस पर टिके रहना मुझे और अधिक दयनीय बनाएगा। अपनी अंतिम गरिमा बनाए रखते हुए मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। मैं आप दोनों को जीवन भर की खुशियां चाहता हूं। लियू की वानों ने मुझे बिना एक शब्द कहे घूरा। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुले और मैं अंदर कदम रखने के लिए मुड़ा। पीछे से निगाहें मुझ पर टिकी रहीं काफी देर तक। लियू की वानों की सगाई की खबर तेजी से पूरे सामाजिक दायरे में फैल गई। यहां तक कि स्थानीय सुर्खियों में भी आई। खबरों की तस्वीरों में इस खूबसूरत जोड़े को दिखाया गया और सभी ने उन्हें स्वर्ग का मेल बताया। सगाई समारोह जून के लिए निर्धारित किया गया था। उसके बाद के दिनों में मैंने खुद को नौकरी की तलाश में झोंक दिया। हर पल को एक उन्मादी काम के बोझ से भर दिया ताकि मुझे एक पल की भी फुर्सत न मिले। लेकिन जब भी चीजें शांत होती उनकी तस्वीर मेरे दिमाग में बेरहमी से उभर आती। मैंने उस बेडरूम को बंद कर दिया जो उन्होंने एक बार इस्तेमाल किया था, उसे घर में एक वर्जित क्षेत्र की तरह मानते हुए। जो भी चीज हमने एक साथ इस्तेमाल की थी मैंने सब कुछ फेंक दिया, मानो मैं वस्तुओं के साथ साथ यादों को भी साफ कर सकता हूं। इस दौरान लिन रामबुटन मुझसे अक्सर संपर्क करती रहीं। शहर के पूर्वी हिस्से में नई खुली वायरल मिल्क टी शॉप, पश्चिम में अत्यधिक रेटेड स्पेशलिटी रेस्तरां, वो हमेशा मुझे साथ चलने के लिए आमंत्रित करती। पहले तो मैंने हर बार मना करने का फैसला किया। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि इस मोड़ पर मेरा कोई नया रिश्ता शुरू करने का इरादा नहीं था। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर बार अस्वीकार के बाद वो मुस्कुराती हुई कहती कि हम अगली बार योजना बना सकते हैं। इस आगे पीछे के क्रम में मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगा कि उन्हें लगातार टालता रहूं। इसलिए मैं उनके साथ घूमने फिरने और आराम करने के लिए बाहर जाने के लिए सहमत हो गया। मुझे ये कहना होगा कि खुशमिजाज लिन रामबुटन में एक अनोखी संक्रामक मोहकता थी। उनके साथ समय बिताते हुए अंदर का दबाव वास्तव में काफी कम हो गया। उन्हें मेरे सामने कैंडिड नागफनी की छड़ी पकड़े देखकर मैं अपने दिल की परेशानियों को कुछ देर के लिए अलग रख सकता था। बस ये था कि जब भी मैं रात को अकेला घर लौटा वो पुरानी यादें मेरे दिमाग में फिर से उभर आती। इस दिन लिन रामबुटन ने मुझे फिर से बुलाया। जिक्र किया कि समुद्र के किनारे बहुत सी गर्ल्स इकट्ठी हो गई हैं और वो मेरे साथ समुद्र तट पर घूमना चाहती थी। वो और मैं नंगे पैर नरम रेत पर चल रहे थे। नमकीन समुद्री हवा हमारे चेहरों पर लग रही थी, जिसमें समुद्र की अनोखी ताजा खुशबू थी। मेरा लंबे समय से दबा हुआ मूड भी काफी हद तक शांत हो गया था। भैया, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? लिन रामबुटन ने अपना सिर घुमाकर मुझसे पूछा। मैंने गंभीरता से कुछ देर सोचा, फिर धीरे धीरे बताया। मुझे वो पसंद है जो सूट पहनती है, जिसकी शक्ल सुंदर और गंभीर दिखती है, लेकिन जिसके अंदर एक अलग पहलू छिपा हो, जिससे मैं हर बात कर सकूं। मेरा वाक्य खत्म होने से पहले ही लियू किवानो की तस्वीर साफ तौर पर मेरे दिमाग में उभर आई। समुद्र तट से कुछ दूर एक जोड़ा खेल खेल में एक दूसरे का पीछा कर रहा था। दोनों ने रेत में दिल की शक्ल बनाई और लगातार हंसते रहे। खेलने के बाद वे आराम करने के लिए समुद्र तट पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठ गए। लड़की ने अचानक पूछा, अगर भविष्य में हम ब्रेकअप कर लें तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं तुम्हें फिर से जीतूंगा, लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अगर तुम आखिरकार मुझे दोबारा नहीं जीत पाए तो फिर मैं तब तक दृढ़ रहूंगा जब तक मैं आखिरकार तुम्हें वापस नहीं जीत लेता। लिन रामबुटन फिर से बोलने को तैयार हुई, लेकिन मेरे विचार बहुत पहले ही भटक चुके थे। उनके शब्दों को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। एक दूर के चर्च से घंटी की मधुर ध्वनि गूंजी। मैं अचानक वास्तविकता में वापस आया। आज ही के दिन लियू किवानो की सगाई समारोह होने वाला था। इसी समय उन्होंने किसी और की दी हुई अंगूठी पहन ली होगी। जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा कर ली होगी। अब से वो किसी और के साथ दिन रात बिताएंगी, एक साथ जीवन साझा करेंगी। हमारे बीच
इस बिंदु से आगे हम मजबूती से दो समानांतर रेखाएं बन जाएंगे जो कभी नहीं मिलेंगी। समुद्री हवा ने मेरे बालों को उलझा दिया। मेरा पूरा दिल जटिल भावनाओं से भर गया। इस पल में मैं उन्हें फिर से देखना चाहता था, किसी भी चीज से ज्यादा। एक बार यह इच्छा पैदा होने के बाद इसे गला साफ करते हुए अब दबाया नहीं जा सकता था। मैं लिन रामबुटन की तरफ मुड़ा और कहा, मुझे बहुत माफी चाहिए। मुझे अचानक कोई जरूरी काम आ गया है। मुझे अभी जाना होगा। लिन रामबुटन ने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखें मिश्रित भावनाओं से घूम रही थीं। क्या तुम लियू किवानो को खोजने जा रहे हो? मैंने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। हाँ। लिन रामबुटन ने अपनी आंखें नीची कर ली। काफी देर चुप रहने के बाद उसने एक लाचार मुस्कान दिखाई। इस इलाके में टैक्सी मिलना मुश्किल है। मैं तुम्हें वहां छोड़ आती हूँ। मेरा दिल चिंता से भर गया था और मैं नहीं जानता था कि ठीक से माफी कैसे मांगूं। इसलिए मैंने संक्षिप्त रूप से आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। स्वागत है। अगर आप लोग भविष्य में ब्रेकअप कर लें तो बस वापस आकर मुझे खोज लेना। रास्ते भर मेरा दिल बेचैनी से जल रहा था। डर था कि जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक समारोह खत्म हो चुका होगा। लिन रामबुटन ने कार ठीक चर्च के प्रवेश द्वार पर पार्क की। मैंने दरवाजा खोला और तेजी से चर्च के अंदर की तरफ भागा। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी जोर से कभी नहीं दौड़ा था। बस थोड़ा और तेज होना चाहता था ताकि उन्हें आखिरी बार देख सकूं। मैंने जोर से चर्च के विशाल दरवाजे खोले। बीच में औपचारिक वस्त्रों में एक पुजारी खड़ा था और लियू किवानो उनके ठीक बगल में खड़ी थी। रंगीन कांच की गुलाब खिड़की से नरम रोशनी छन कर आ रही थी, जिसने उन्हें एक कोमल चमकदार प्रभामंडल में ढक दिया था। मैं जोर जोर से हाँफता हुआ रुका, अपनी आंखें फैलाकर सामने के दृश्य को देखता रहा। विशाल चर्च के अंदर पुजारी और लियू किवानो के अलावा आसपास कोई और नहीं था। पहले अफवाह वाला मंगेतर भी कहीं नहीं दिख रहा था। मेरा दिमाग घबराहट में था। मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था या समारोह पहले ही समाप्त हो गया था। जैसे ही मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, लियू किवानो के चेहरे पर राहत की एक मुस्कान खिल उठी। वो पुजारी की तरफ मुड़ी और बोली, मेरे मंगेतर आ गए हैं। हम औपचारिक रूप से समारोह शुरू कर सकते हैं। मैं अपनी जगह पर जम गया, बहुत उलझन में था। रुको, क्या तुम्हें रन यू ग्रुप के उत्तराधिकारी के साथ सगाई समारोह नहीं करना था? लियू किवानो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ा। वो और मैं केवल एक सहयोगी रिश्ते में हैं। उसने अपने परिवार द्वारा तय की गई शादी से इनकार कर दिया, इसलिए हमने एक समझौता किया। मैं उनके स्टार्टअप के लिए पूंजी प्रदान करती हूँ, उन्हें उनकी पारिवारिक बेड़ियों से मुक्त करने में मदद करती हूँ। बदले में वो मेरे साथ सहयोग करते हुए तुम्हारे सामने मेरे मंगेतर होने का नाटक करता है। तुमने ये मुझे परखने के लिए किया? लियू किवानो ने हल्की सी हंसी दी। वरना तुमने मुझे खोजने की पहल कैसे की होती? अरे याई दुरियन, मैं हमेशा तुम्हारे अपनी मर्जी से मेरे पास आने का इंतजार कर रही थी। फिर भी जब तक तुमने अपना इस्तीफा दाखिल नहीं किया तब तक तुम मेरे साथ सभी गलतफहमियों को दूर करने को तैयार नहीं थे। अगर मैंने ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद तुम कभी ये कदम नहीं उठाते। तो फिर तुमने उस समय खुद मेरी तलाश क्यों नहीं की? मैंने गुस्से और लाचारी दोनों से भरा हुआ महसूस करते हुए कहा। पहला कदम मुझे ही क्यों उठाना चाहिए? लियू किवानो ने मुझे देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उस समय तुम किसी और लड़की के साथ घनिष्ठता से अभिनय कर रहे थे। अगर मैं तुम्हारे दरवाजे पर बिना बुलाए आ जाती तो मेरा आत्मसम्मान कहां जाता? सौभाग्य से तुम आखिरकार आए और मुझे निराश नहीं किया। मैं उनकी हरकतों पर हंसना और रोना दोनों नहीं जान रहा था। अगर मैं आज नहीं भागा होता तो तुम क्या करती? लियू किवानो थोड़ी देर के लिए चुप रहीं। काफी देर बाद ही उन्होंने धीरे से कहा, तो मैं कोई और रास्ता सोचती। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, फिर एक उत्कृष्ट अंगूठी निकाली और मेरे सामने प्रस्तुत की। मैं ये अंगूठी अभी के लिए तुम्हें उधार देती हूं। तुम्हें भविष्य में मुझे चुकाने के लिए जरूर एक और खरीदनी चाहिए। बगल में खड़ा पुजारी हमें मुस्कुराते हुए देख रहा था। लियू किवानो की अभिव्यक्ति असाधारण रूप से गंभीर हो गई। मुझे देखते हुए उन्होंने कहा, यूडेरियन, तुम अभी भी मुझसे एक माफी चाहते हो और मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हें पसंद करती हूं। असल में बहुत पहले मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था। बस ये था कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता ने हमारे परिवार को धोखा दिया, जिससे मेरी मां अवसाद के कारण गुजर गई। इस घटना ने मुझे रिश्तों के प्रति गहरा प्रतिरोध पैदा कर दिया। मुझे अचानक एहसास हुआ, मुझे याद आया कि वास्तव में इन सभी वर्षों में मैंने कभी लियू किवानो को किसी रोमांस में नहीं देखा था। उनके आसपास विपरीत लिंग का एक भी करीबी दोस्त नहीं था। हमारे आसपास के लोग हमेशा चुपके से अनुमान लगाते थे कि क्या लियू किवानो मुझे पसंद करती है। यही कारण था कि वो हमेशा रोमांस के मामले में दूरी बनाए रखती थी और मैंने आवेग में आकर उन्हें कैद करने का बेतुका काम कर डाला। मुझे गहरे में डर था कि कहीं मेरा साथी हमारी भावनाओं को धोखा न दे दे। मुझे यह भी चिंता थी कि कहीं मैं अपने पिता जैसा न बन जाऊं, उसी आकार में न बदल जाऊं जिससे मुझे सबसे ज्यादा घृणा है। लेकिन अब मैं समझ गई हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी और मैं तुम्हें पूरे दिल से चाहूंगी। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहती हूं। तो क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? मेरी आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। कांपते हाथों से मैंने अंगूठी उनकी अनामिका में पहना दी। मैं तैयार हूं। 2 महीने बाद लियू किवानो और मैंने औपचारिक रूप से अपनी शादी कर ली। इतनी तेजी से बातें आगे बढ़ने का मुख्य कारण यह था कि वो जल्दी में थीं। उन्हें लगातार चिंता थी कि डेटिंग के दौरान मैं कहीं फिर से किसी और औरत के साथ उलझ ना जाऊं। शादी के दिन लिन रामबुटन भी आशीर्वाद देने आई थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे।
जब उसने मुझे देखा तो उसकी निगाहें पूरी तरह क्रोध से भरी थीं। उम्र और रूप रंग के मामले में मैं हर मायने में उससे बेहतर हूं। उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें आकर्षित करता है? मैंने मुस्कुराते हुए अपने बगल में लियू किवानो का हाथ कसकर पकड़ा। मुझे बस उनकी हर चीज पसंद है। लिन रामबुटन ने लाचारी से अपनी जेब में हाथ डाला और एक उत्कृष्ट बॉक्स निकाला। उस समय जब मैंने तुम्हें टाई क्लिप देने की कोशिश की थी, तुमने मना कर दिया था। अब एक शादी के उपहार के रूप में तुम्हारे पास इसे मना करने का कोई तरीका नहीं है ना? मैंने बॉक्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया और ईमानदारी से धन्यवाद दिया। तुम्हारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। इसका जिक्र मत करो। अगर आप दोनों बाद में साथ नहीं रहते हैं तो मुझे वापस खोजना याद रखना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे डर है कि तुम्हारी इस उम्मीद का कभी फल नहीं लगेगा। लियू किवानो ने हल्की सी हंसी दी। उनके स्वर में थोड़ी चिढ़ थी। भले ही तुम बूढ़ी हो जाओ, तब भी तुम्हें वो परिणाम नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो। शादी के बाद लियू किवानो मेरे घर में आकर रहने लगी। मैं उन्हें चिढ़ाए बिना नहीं रह सका। उनके पास स्पष्ट रूप से एक अलग बंगला था, फिर भी उन्होंने मेरे 100 वर्ग मीटर से भी कम के छोटे से अपार्टमेंट में रहने पर जोर दिया। लियू किवानो ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, सीधे बेडरूम में चली गई। एक पल बाद वो बेडरूम से बाहर आई, उसी चांदी की चेन को अपनी कलाई में लपेटे हुए जो उस समय की थी। मुझे याद है, तुम अभी भी मुझ पर 5 घंटे की सजा बाकी है जो बकाया है। उनके होठों पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी। चलो अभी शुरू करते हैं। बंधक से पति से फिर से बंधक तक। कुछ लोगों को गोलाकार चरित्र छाप बहुत पसंद होता है। रुको, मैंने चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। वो चीजें अब अतीत की बात हैं। पुरानी बातें उठाने की कोई जरूरत नहीं है ना? लियू किवानो ने सीधे हाथ बढ़ाकर मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। एक और शब्द बोला तो मैं एक और राउंड और बढ़ा दूंगी।